लोग तो फिल्म की पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, हम्म। कर रहे हैं इनफैक्ट। आप म्यूजिक में पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं। हम्म। क्यों ढूंढ रहा हूँ, कैसे ढूंढ रहा हूँ, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला तो मैं एक पर्सनल कारण यह है कि धुरंधर पिक्चर मैंने देखा है या नहीं देखा है, इस विषय पे ही मैं नहीं जाना चाहता था, तो मैंने म्यूज़िक पे वो लिखा। थोड़ी बहुत म्यूज़िक की जानकारी रखता हूँ, इसलिए मैंने वो लिखा, तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण ये है कि म्यूज़िक को लेके मैंने नहीं देखा कि चर्चा उस तरह से हो रही थी। शायद अभी होने लगी हो, लेकिन मैंने तब तक नहीं देखा था जब तक मैंने लिखा था कि म्यूज़िक को लेके, हाँ, शाश्वत सचदेव के म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा था, आदित्य धर के टेस्ट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा था। मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि जब बोनियम को विंटेज और तम्मा तम्मा लोगों को विंटेज कहा जाने लगा, तो विंटेज शब्द का अर्थ कुछ और होता है। इसको रेट्रो भी कहना थोड़ा सा ज़्यादा मेरे लिए ज़्यादती होगी। तो फिर मैंने देखा कि हो क्या रहा है। एक तो जैसे मैंने कहा कि गानों को पैस्टिश की तरह लिया गया है, टुकड़ों में लिया गया है, और इसको कहते हैं ब्रिकोलाज। इस किस्म के नैरेटिव को कहते हैं ब्रिकोलाज। टुकड़ों में आप इतिहास से थोड़ा थोड़ा उठाते हैं। गैब्रियल गार्सिया मार्केज इसके उस्ताद थे। गैब्रियल गार्सिया मार्केज की कहानियों को पढ़ के आपको लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन वो होता है एक इल्यूजरी दुनिया। इसी को कहते हैं वो है, जादू यथार्थवाद जी हिंदी हाँ। में। तो वो मैजिकल रियलिस्ट तो है गैब्रियल गार्सिया मार्केज। मैंने ये शब्द प्रयोग नहीं किया है अपने आर्टिकल में, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में वो एक इल्यूजन लोगों का क्रिएट हो रहा है। वो एडिक्शन से एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये यथार्थ है। ये यथार्थ नहीं है। मैंने फिल्म नहीं देखी, तो मैं फिल्म पे कमेंट नहीं करूंगा। अगर यथार्थ हो भी, तो उसको भी आपको कन्विंस करना पड़ता है लोगों को कि हाँ, ये यथार्थ है। और म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया बन रहा था धुरंधर के लिए। तमा तमा लोगे आता है जब ये मैंने देख के ये मैं जितना समझा अरे हूँ अगर कि देखी है संजय दत्त, तो कौन सा पाप है, और नहीं बिल्कुल देखी नहीं, है तो कौन सा कोई पाप है। पाप नहीं है। तो मैं नहीं फिर मानता कि देखा या फिर नहीं देखा कोई हाँ, पाप है। तो मैंने मैंने देखा देखी नहीं। है, तो आप मैं ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ है। मैं झूठ नहीं हाँ, कहूंगा। हत्या पहली हो बार, गई है। उसके बाद ही का नार। पहला वाला तो मैंने देखा है हाँ। अवश्य। तो जब संजय दत्त साहब जो जो किरदार निभा रहे हैं एसपी असलम चौधरी का, उनके जी। गाड़ी के साथ टकराव होता है, और वहाँ पे वो गाना बजता है कि जले जो उनको और जले जो जिसको और जलाओ, नाचो। तो ये गाना एक अजीब डार्क ह्यूमर क्रिएट करता है, और वैसा ही डार्क ह्यूमर पहले वाले में भी क्रिएट हुआ था जब हवा हवा चल रहा था, हसन जहांगीर का, जब वो एक बलोच पेडलर्स को वो शूट करते हैं। और रास्पुटीन होता है जब आखिर में वो आईएसआई ऑफिसर इजराइल के साथ कोई डील साइन कर रहा है। उसके ठीक बाद, तुरंत बाद, हम देखते हैं कि जो असली धुरंधर है, ये मैंने सुन के और रील देख के जितना मैं समझा हूँ, जो स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूँ, जो फिल्म के असली धुरंधर है, जो एक अंडरकवर एजेंट है, और इनफैक्ट जिन्होंने ये किरदार निभाया वो श्रीमान श्रीमती में भी थे। तो उनका एक अलग ही रूप हमें देखने को मिलता है, कुछ सिमिलर, कुछ बहुत ही अलग, और कुछ बिल्कुल ही अलग। ये मेमोरीज भी लोगों के पास दोबारा लौट के आते हैं। वो एक डाइमिथाइल मर्करी के जरिए दाऊद को पॉइजन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ले जाता हूँ व्हाट आई एक्चुअली मीन बाय पॉलिटिक्स। आखिर का जो सीन है, जिसको हम कहते हैं रिवेंज फैंटेसी, मुझे लगता है कि शायद आदित्य धर साहब ने ये कुछ हद तक, पूरी तरह से तो नहीं, कुछ हद तक क्वेंटिन टैरेंटिनो से सीखा होगा। क्वेंटिन टैरेंटिनो, जब ये पिक्चर आई थी इंग्लोरियस बास्टर्ड्स, उसमें आखिर में एक सीन है जहाँ पे हॉल के भीतर एडोल्फ हिटलर को और बाकी सारे वहाँ पे ऑडियंस को उस हॉल में ब्लास्ट कर दिया जाता है, या शायद आग लग जाती है हॉल में। और वहाँ पे एक एम्बिग्यूटी भी है कि हिटलर बचा कि नहीं बचा, लेकिन युद्ध तो ख़त्म हो गया है, और आखिरकार उसके साथ वो जो क्रूर एक जर्मन एक जनरल है, उसके साथ एक डील साइन होती है अमरीकियों की। रिवेंज फैंटेसी है कि जो हिस्ट्री में घटा नहीं, उसको आप घटाइए। आदित्य धर साहब ने शायद, अगर जो मैं कह रहा हूँ अगर ये ठीक है, शायद ऐसा कोई इंटरव्यू या इंटरव्यूज़ भी पढ़े होंगे क्वेंटिन टैरेंटिनो के, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे तो अपने म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ा, किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को पैसे देना ही नहीं पड़े। मैंने तो बस अपने लाइब्रेरी में झांका, मैंने बस $1 सिल्वर जो कि एक धुन थी 1965 की एक फिल्म की, उसको उठाया
और उसको अपने पिक्चर में डाल दिया। बहुत खूबसूरत धुन है। मैं अपने आर्टिकल के शुरुआत में कहता हूँ कि देखिए, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आई एम रिमाइंडिंग यू, डू नॉट थिंक आई एम ट्राइंग टू सेलिब्रेट द म्यूजिक। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आप सेलिब्रेट मत कीजिए। मैं सिर्फ उसके इतिहास, उसके मानसिकता, उसके पॉलिटिक्स को बता रहा हूँ। ये कोई गॉडफादर का साउंड ट्रैक नहीं है, ये कोई डाउनटन एबी का भी साउंड ट्रैक नहीं है। गॉडफादर का जो बेहतरीन, बहुत खूबसूरत साउंड ट्रैक आपने सुना होगा, नीनो रोटा का कंपोज किया हुआ, खास करके माइकल कॉर्लियोनी जब इटली जाते हैं एग्जाइल में, तो वो जो धुन बजती है वो नीनो रोटा साहब ने करीब 60 के दशक में वो कभी कंपोज किया था। वो कभी यूज़ नहीं हुआ। जब फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला ने उन्हें चुना और उन्होंने ये धुन उनको बताई तो उनको बहुत पसंद आई। ये धुन ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली थी, नॉमिनेट नहीं हुई क्योंकि पता चला कि ये धुन उनका अपना ओरिजिनल नहीं है। ये धुन उन्होंने कहीं से इटली के किसी गांव से लिया, लेकिन उसको इम्प्रोवाइज़ किया। हालांकि बाद में उनको ऑस्कर दिया गया। मैं इतने सारे डिटेल्स आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ? नंबर 1, इसके जीनियालॉजी को समझिए। ये जीनियालॉजी कुछ हद तक वहाँ से आ रही है जो आदित्य धर साहब कॉन्शियस हैं, कुछ हद तक वहाँ से आ रही है जिसके बारे में वो कॉन्शियस बिल्कुल नहीं है। नंबर 2, म्यूजिक, आपने प्लेजरिज्म का जिक्र किया। देखिए ये कितना मेटाटेक्सचुअल एक टेक्स्ट बन रहा है धुरंधर की। म्यूजिक आप कह रहे थे कि 90 के दशक में कोट एंड कोट प्लेजराइज होता था, यहाँ पे तो खुलेआम हो रहा है।